Hello everyone, welcome once again on my legal code. I am Dr. तजल्दी गौशिया. इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट टॉपिक की सीरीज में आज हम इन्वायरमेंटल इश्यूज सेट 2 के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. डिस्कस करने से पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर. आपको सर्च करना है माय लीगल कोड और उसे सब्सक्राइब करें. आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पर. आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज www.mylegalcode.com पे. आप हमें क्वेश्चन या किसी क्वेरीज के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 9990544440 पर. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक इन्वायरमेंटल इशू सेट 2. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट 2 इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस produced to directly and indirectly support human activities is referred as. क्वेश्चन पूछ रहा है वो अमाउंट ग्रीन हाउस गैसेस का जो प्रोड्यूस होता है, जो पैदा होता है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से. सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या है और इनका इफेक्ट क्या होता है. तो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वाटर वेपर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी मीथेन. मीथेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकली? CH4 से. ओजोन दैट इज O3, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये गैसेस आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं. अब जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है. देखिए, जब ये गैसेस ब्लैंकेट यानी कंबल की तरह काम करती हैं और ये एब्जॉर्ब यानी सोख लेती हैं आईआर रेडिएशन को, आईआर यानी इंफ्रारेड रेडिएशन को जो सन से निकल रही है, और इस आईआर रेडिएशन को ये गैसेस परत बना के बाहर वाले एटमॉस्फेयर यानी आउटर एटमॉस्फेयर जिसे हम एक्सोस्फेयर कहते हैं उसमें नहीं जाने देती है. तो क्या होता है कि धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और हमारा इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है. मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि आपके पास एक प्रेशर कुकर है और उस पे सीटी लगी हुई है. प्रेशर कुकर में प्रेशर बन रहा है और स्टीम के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में वो प्रेशर निकल रहा है. लेकिन किसी प्रेशर कुकर में अगर सीटी नहीं है तो प्रेशर क्या होगा? बिल्ड तो हो जाएगा, बन तो जाएगा अंदर, लेकिन निकल नहीं पाएगा और एक टाइम आएगा जब प्रेशर कुकर फट जाएगा. सेम अर्थ के साथ हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और आईआर रेडिएशन बाहर नहीं जा पा रही है इन गैसेस की ब्लैंकेट की वजह से. सो ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के. क्वेश्चन का ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड इंडेक्स, बी कार्बन फुटप्रिंट, सी कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन या डी कार्बन कैप्चर. सो इस स्टेटमेंट को आंसर बी कार्बन फुटप्रिंट रिप्रेजेंट करता है. कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कम्युनिटी की वजह से कितना अमाउंट ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, इसे हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज consider the following: first rice fields, second coal mining, third domestic animals, fourth wetlands. Which of the above is a source of methane, a major greenhouse gas? क्वेश्चन पूछ रहा है दिए गए ऊपर ऑप्शंस में से मीथेन का सोर्स कौन कौन सा है. जो मीथेन क्या है? एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है. जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, मीथेन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है. सबसे पहले बता दूं कि जो राइस फील्ड, कोल माइनिंग और डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो आपके ह्यूमन सोर्स मीथेन है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इसमें से मीथेन निकलती है. और जो आपका वेटलैंड है या सी हाइटेड वो आपका नेचुरल सोर्स है मीथेन का. मैक्सिमम 76% जो आपका टोटल मीथेन है उसमें से जो 76% है वो वेटलैंड से निकलता है. दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन डी राइट आंसर है. इन सारे से यानी राइस फील्ड, कोल माइनिंग, डोमेस्टिक एनिमल्स और वेटलैंड से मीथेन निकलता है, लेकिन वेटलैंड से अप्रॉक्स 76% सबसे ज्यादा मात्रा में मीथेन निकलता है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रैटिफाइड बाय मोर देन 50 कंट्रीज बिकेम इफेक्टिव ऑन. क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये कन्वेंशन है उसमें 50 से भी ज्यादा कंट्रीज ने रैटिफिकेशन किया था यानी पुष्टिकरण किया था. तो ये कब इफेक्ट में आया? ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए मार्च 21, 1994 में, बी मई 21, 1995 में, सी जून 21, 1996 में, डी जून 21, 1999 में. आंसर ए इज द राइट आंसर. ये इफेक्ट में मार्च 21, 1994 में आया. आज करेंटली ये 197 कंट्रीज द्वारा रेटिफाइड है यानी इसका पुष्टिकरण हो रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, दिए गए ऑप्शन में से कौन करेक्टली मैच नहीं है? ए, फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, तो फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 12 से 23 फेब 1979 को हुई थी। ऑप्शन बी देखते हैं, फर्स्ट अर्थ समिट एजेंडा 21। सो सेट 1 एनवायरमेंटल इशू में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। फर्स्ट अर्थ समिट एजेंडा 21 आपका रियो दी जेनेरो ब्राजील में हुआ था, और मैंने गलती से वहां पर क्योटो प्रोटोकॉल के लिए एजेंडा 21 बोल दिया था, तो आप उसे करेक्ट कर लें। सी देखते हैं, अर्थ समिट +5, ये 1997 में हुआ था, 23 से 27 जून को न्यूयॉर्क में। एंड डी, कार्बन ट्रेडिंग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी डिस्कस कर चुकी हूं मैं सेट 1 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ओजोन लेयर की डिप्लीशन को रोकने के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया था। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। सो डी ऑप्शन आपका गलत है। कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें बाइंग या सेलिंग या परमिट और क्रेडिट लिया जाता है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकती है कंट्रीज। सो आपका डी ऑप्शन गलत है, बाकी ऑप्शन आपके सही हैं। फिफ्थ इज फोटोकेमिकल स्मोक इज अ रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन अमंग, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि फोटोकेमिकल स्मोक किसका रिजल्टेंट है। सो मैंने आपसे सेट 1 में फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में डिस्कस किया था। ऑप्शन देखते हैं, ए NO2O3 एंड पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यस, ए इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और पैन यानी पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, सूरज की रोशनी में रिएक्ट करते हैं, तो एक वो ब्राउन हेज देते हैं, सिटीज के ऊपर एक ब्राउन कलर का धुआं देते हैं, वो होती है आपकी फोटोकेमिकल स्मोक। सो आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस द गैस विच पॉल्यूट एटमॉस्फेयर इज, नॉर्मल कंडीशन में वो गैस जो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है, प्रदूषित करती है। ऑप्शन देखते हैं, ए कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO, B कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, नाइट्रोजन इज N2 एंड D ऑक्सीजन O2। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर। ये एक एयर पॉल्यूटेंट है। ये गैस अडरलेस कलरलेस गैस है और ये इनकम्प्लीट कम्बेशन ऑफ फ्यूल्स यानी कि फ्यूल्स जो होते हैं उनके पूरी तरीके से जब वो नहीं जल पाते हैं उनके कंबंशन से, इनकम्प्लीट कंबंशन से बनती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज मेजर एरोसोल पॉल्यूटेंट इन जेट एमिशन इज, जेट एमिशन के दौरान जो मेजर एरोसोल पॉल्यूटेंट है वो क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए सल्फर डाइऑक्साइड, B कार्बन मोनोऑक्साइड, C मीथेन एंड D फ्लोरोकार्बन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज इको सैंड टॉयलेट्स being used in Kerala and Sri Lanka are hygienic and cost effective solution to human waste disposal. Mark the correct statement regarding EcoSan. सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो EcoSan टॉयलेट्स हैं जो केरला और श्रीलंका में बनाए गए हैं वो हाइजीनिक भी हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और कॉस्ट इफेक्टिव है यानी आपके पॉकेट फ्रेंडली भी हैं। ये सॉल्यूशन ह्यूमन वेस्ट के डिस्पोजल के लिए बनाए गए हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से इकोसेन टॉयलेट के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, रिसाइकल्ड ह्यूमन वेस्ट फ्रॉम दिस कैन बी यूज्ड एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर, यानी कि जो ह्यूमन वेस्ट होगा उसको रिसाइकल करके हम नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हैं, खाद की तरह यूज कर सकते हैं। Option B, they are called compositing toilets. Option C, they do not depend on water for the disposal of excreta. And option D, all of the above. So आपका ऑप्शन A, B, C तीनों सही है। आंसर D is the right answer. इकोसैन एक सस्टेनेबल सिस्टम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है अपनी आज की नीड को पूरा करना, अपनी आने वाली जनरेशन की नीड को ध्यान में रखते हुए, और ये ह्यूमन एक्सक्रीटा और फीकल मैटर को हैंडल करने के लिए अच्छा तरीका है, वेरी यूजफुल है। ये रूरल एरियाज यानी ग्रामीण इलाकों में ज्यादा यूजफुल है जहां पर सीवर सिस्टम नहीं पॉसिबल होता है। ये टॉयलेट हाइजीनिक भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। So next question, question number 9 is gaseous pollutants can be controlled by gaseous pollutant कैसे कंट्रोल हो सकते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, arresters, B, electrostatic precipitators, C, pyrolysis and D, adsorption. So option D is the right answer. Adsorption का मतलब होता है सोखना। Next question is match column 1 with column 2 and select the correct option. आपको column 1 और column 2 मैच करना है। ऑप्शन देखते हैं। A, कैटालिटिक कन्वर्टर, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिलेटेड है। बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये आपका पार्टिकुलेट मैटर से रिलेटेड है। मैंने सेट 1 में इसके बारे में डिस्कस भी किया था।
सी ईयर मफ्स, ये आपके हाई नॉइस लेवल से रिलेटेड है, एंड डी लैंडफिल, ये आपके सॉलिड वेट से रिलेटेड है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू, ग्रीन मफलर किस चीज से रिलेटेड है? वेल ये सेट 1 में मैं डिस्कस कर चुकी हैं। ए सॉइल पॉल्यूशन से, बी एयर पॉल्यूशन से, सी नॉइस पॉल्यूशन से, डी वाटर पॉल्यूशन से। सो ग्रीन मफलर आपका नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है कि जब हमें जहां पर नॉइज बहुत ज्यादा लगती है या सुनाई देती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्लांट ग्रो करवाए जाते हैं। उस एरिया में 4 से 6 रोज प्लांट करवाए जाते हैं ग्रो, जिसकी वजह से नॉइस जो है वो ट्रैप हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी और वहां पर नॉइस का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ग्रीन मफलर। 12th क्वेश्चन इज सिगरेट स्मोक कंटेन्स। वेल जब सिगरेट पीते हैं जो स्मोक निकलती है वो स्मोक क्या कंटेन करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कार्बन मोनोक्साइड डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोक्साइड एंड निकोटिन, सी कार्बन मोनोक्साइड एंड बेंजीन, डी डाइऑक्साइड एंड बेंजीन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कार्बन मोनोक्साइड एंड बेंजीन सिगरेट स्मोक कंटेन करता है। सिगरेट स्मोक एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कंटेन करता है और भी चीजें जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, आर्सेनिक, फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजीन, और वो छोटे अमाउंट में निकोटिन भी कंटेन करता है। वेल आपने सुनी होगी ऐड कि निकोटिन को कंटेन करने से, कंज्यूम करने से आपकी जो तलब होती है सिगरेट की वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। आपको लिस्ट 1 में पॉल्यूटेंट दे रखे हैं और लिस्ट 2 में उसके इफेक्ट दे रखे हैं, आपको मैच करना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कार्बन मोनोक्साइड, ये आपका लिवर और किडनी को डैमेज करता है। ऑप्शन बी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये आपका कैंसर कॉज करता है। सी सॉइल पार्टिकल्स, ब्रीथिंग से रिलेटेड है, यानी कि जब सॉइल पार्टिकल्स आपके विंड पाइप से होते हुए लंग्स में जाएंगे तो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और डी लीड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन को अफेक्ट करता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज Euro norms place limits on the amount of emission of gas in automobiles. The gas is, जो यूरो नॉर्म है वो ऑटोमोबाइल से निकल रही गैसेस के अमाउंट पे लिमिट को डिफाइन करता है, लिमिट लगाता है। तो दिए गए ऑप्शन में से वो गैस कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोक्साइड, सी नाइट्रोजन एंड डी मीथेन। सो यूरो नॉर्म कार्बन मोनोक्साइड गैस के अमाउंट के एमिशन पे लिमिट लगाता है। वेल यूरो नॉर्म जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर पे भी उनके एमिशन के, उनके अमाउंट ऑफ एमिशन पे भी लिमिट लगाता है। सो ये यूरो नॉर्म है क्या? तो इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड, और ये परमिट देता है पेट्रोल और डीजल व्हीकल को कि एक लेवल में रहकर ये एमिशन करें। इसी का वर्जन इंडिया में BSES यानी भारत स्टेट एमिशन स्टैंडर्ड कहलाता है। सो देखते हैं कि इंडिया और यूरोप में इसके स्टेजेस क्या है और ये कब इफेक्ट में आए थे। तो इंडिया 2000, यूरो फर्स्ट आपका है वो 2000 ईयर में आया था। भारत स्टेज सेकंड आपका यूरो सेकंड है वो 2001 से 2005 में आया था। भारत स्टेज थर्ड जिसे यूरो थर्ड कहते हैं वो 2005 से 2010 में आया था। भारत स्टेज फोर्थ जिसे यूरो 4 कहते हैं वो 2010 से 2017 में आया था। और यूरो 6 जिसे भारत स्टेज 6 कहते हैं वो 2018 से अभी तक चल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। टू मीट यूरो सेकंड एमिशन स्टैंडर्ड व्हाट शुड बी द सल्फर कंटेंट इन द अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, यानी कि यूरो सेकंड में आने के लिए, उसके एमिशन स्टैंडर्ड्स में आने के लिए सल्फर का कंटेंट मात्रा कितनी होनी चाहिए अल्ट्रा लो सल्फर डीजल्स में। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 0.05% और लेस, बी 0.10%, सी 0.15% या डी 0.20%। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 0.05% और लेस। वेल ये था हमारा टॉपिक सेट 2 एनवायरमेंटल इशू फ्रॉम सीरीज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। उम्मीद है आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं आगे भी वीडियोस इस सीरीज से रिलेटेड डालती रहूंगी। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। आप इस लेक्चर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज www.mylegalcode.com पर। किसी भी क्वेरीज के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9990544440 पर। कीप वॉचिंग माई लीगल कोड। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। थैंक यू एंड गुड लक।